हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी साइंस अफेयर। दिस इज कौशल आनंद सिंह। और आज अपने इस वीडियो में हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक, छोटे से टॉपिक के ऊपर स्टडी नहीं करने जा रहे हैं। हम पूरी एक एंशिएंट सिविलाइजेशन के ऊपर स्टडी करने जा रहे हैं। अपनी सभी प्राचीन सभ्यताओं जो पृथ्वी पर रहती थी उनमें से एक प्राचीन सभ्यता जो है हमारी मिस्र की सभ्यता, इजिप्शियन सिविलाइजेशन के ऊपर स्टडी करने जाएंगे, ठीक है ना, करने जा रहे हैं। तो ये जो है इसमें कई टॉपिक्स होंगे, तो इसको मैंने एक सीरीज की तरह तैयार किया है। तो जो पहला है हमारा उसका नाम है द सीक्रेट ऑफ इजिप्ट पार्ट 1, और इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे द कर्स ऑफ द ममी, यानी कि ममी के ऊपर स्टडी करेंगे। ममी का श्राप क्या होता है और इसका क्या क्या इफेक्ट दुनिया ने झेला है आज तक, ठीक है, सब कुछ बात करेंगे। तो आज जो है हम इजिप्ट की स्टडी शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना, इजिप्ट की स्टडी शुरू करेंगे, मिस्र की स्टडी शुरू करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा ममी। ममी के ऊपर स्टडी करेंगे, फेरोज के ऊपर स्टडी करेंगे, सब कुछ जानेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। आज के वीडियो में जिन हम टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन। इस वीडियो में सबसे पहले हम इजिप्ट के बारे में जानेंगे। पहले तो हम मॉडर्न इजिप्ट के बारे में जानेंगे, यानी प्रेजेंट टाइम में इजिप्ट देश कैसा है, ठीक है, वहाँ के बारे में थोड़ा जानेंगे। और फिर आज से 5000 साल पहले इजिप्ट कैसा था, वहाँ पे कैसी सभ्यताएं रहती थी, वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ का कल्चर कैसा था, उसको जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक तो हमारा ये होगा, क्योंकि हम इस सीरीज में इजिप्ट में ही जाने वाले हैं, इजिप्ट की ही डिटेल में स्टडी करने वाले। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि अब इजिप्ट कैसा है और 5000 साल पहले इजिप्ट कैसा हुआ करता था, ठीक है। तो सबसे पहले हम इजिप्ट के ऊपर डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद इस वीडियो में पर्टिकुलर इस वीडियो में हमारा मेन टॉपिक है मम्मी के ऊपर स्टडी। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ मम्मी समझेंगे कि मम्मी होती क्या है, मम्मी बनाई क्यों जाती है, मम्मी का पर्पस क्या होता है और मम्मी कैसे बनाई जाती है। मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा कि क्या क्या प्रोसेस है जिससे मम्मी बनाई जाती थी उस समय, ठीक है। और लास्ट में बात करेंगे हम मम्मी के श्राप के ऊपर, यानी कर्स ऑफ द मम्मी, कि मम्मी का श्राप क्या होता है और मम्मी के श्राप के कारण कितने लोगों की डेथ हो चुकी है, और मम्मी का जो श्राप है वो रियल है या फेक है या रूमर है, ठीक है। इसको लेके पूरे वर्ल्ड में, पूरी वर्ल्ड मीडिया ने इस खबर को कवर किया था जब ये पूरा पॉपुलर हुआ था। कर्स ऑफ द मम्मी एक समय था जब ये पूरी दुनिया में फैल गया था कि मम्मी का श्राप काफ़ी एक फेमस टॉपिक है, ठीक है। तो हम इस पर डिटेल स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में हम इन तीनों टॉपिक का स्टडी करेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले बता दूँ कि एंशिएंट टाइम्स में, यानी प्राचीन समय पर पृथ्वी पर 4 महान सभ्यताएं रहती थी, ठीक है। वैसे तो छोटी मोटी सभ्यताएं बहुत सी थी, लेकिन 4 बड़ी बड़ी और महान सभ्यताएं थी, जिसमें पहली है इजिप्ट की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, दूसरी है मेसोपोटामिया की सभ्यता, और तीसरी जो हमारे देश की है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, और या तो इसी को बोलते हैं हम लोग हड़प्पा की सभ्यता या मोहनजोदाड़ो की सभ्यता, और एक लास्ट है चाइना की सभ्यता, ठीक है ना, चाइनीज सिविलाइजेशन। तो ये 4 जो है महान सभ्यताएं प्राचीन समय में यहाँ पर अर्थ पे एग्जिस्ट करती थी, क्लियर है। तो हम जो है इस वीडियो में इजिप्ट के ऊपर डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। तो हमें सिर्फ इजिप्ट से मतलब है, लेकिन मैंने ये बता दिया कि ये चारों जो है काफ़ी ग्रेट है अपने आप में, लेकिन इन सब में सबसे मिस्टीरियस और सबसे इंटरेस्टिंग इजिप्ट ही है, इसलिए मैंने सबसे पहले इजिप्ट के ऊपर स्टडी करना शुरू किया है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इजिप्ट देश के बारे में। तो जैसे देखिए हमारे देश के भी 2 नाम है फेमस, पहला भारत और दूसरा इंडिया। दोनों नाम में से आप किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। ठीक वैसे ही जिस देश के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसके भी 2 नाम है, एक है मिस्र, दूसरा है इजिप्ट, क्लियर है। लेकिन फेमस नाम इसका इजिप्ट ही है। मिस्र इसको पहले पुकारते थे, लेकिन अब सब लोग इसको इजिप्ट नाम से ही पुकारते हैं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि इजिप्ट इज द अरबिक कंट्री लोकेटेड एट द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ अफ्रीका। तो सबसे पहले बात करेंगे ये है कहाँ। तो मैप में आपको दिख रहा होगा ये जो रीजन दिखाया गया है ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका कॉन्टिनेंटल है, ठीक है। और इसके जस्ट नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे यहाँ पर जो भाग दिखाई दे रहा है ये है हमारा इजिप्ट, क्लियर है। मैं बड़े मैप में इसको क्लियरिफाई करता हूँ। तो यहाँ देखिए ये पूरा वर्ल्ड मैप है, और वर्ल्ड मैप पे मैंने 7 कॉन्टिनेंट दिखा दिए हैं, ठीक है ना। हमारे पृथ्वी पर जो है 7 महाद्वीप है, देख लीजिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, क्लियर है। और ये हमारा प्यारा भारत यहाँ पर एशिया महाद्वीप का एक छोटा सा भाग है, क्लियर। तो ये जो इजिप्ट है ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप पर है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको मैं जूम कर दे रहा हूँ,
तो आप पाएंगे कि इजिप्ट का कुछ भाग, थोड़ा सा भाग एशिया महाद्वीप में भी है। आप क्लियर देख लिए कि इजिप्ट का मैक्सिमम जो पार्ट है वो तो अफ्रीका में है, लेकिन कुछ भाग एशिया में भी है। इसीलिए इजिप्ट को इंटर कॉन्टिनेंटल कंट्री भी कहते हैं, यानी कि वे कंट्री जो दो या दो से अधिक, ठीक है ना, कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करती है। देखिए इसका जो है मैक्सिमम भाग तो अफ्रीका में, लेकिन थोड़ा सा भाग एशिया में भी है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम भाग इसका जो है अफ्रीका में पड़ता है, इसीलिए इसे अफ्रीका में ही मानते हैं हम लोग। एशिया में बहुत ही कम में पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है अफ्रीका में पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, ये अरेबिक कंट्री है। अब ये थोड़ी बात सुनने में अजीब है कि ये अफ्रीकन कंट्री नहीं है, ये अरेबिक कंट्री। अगर ये अफ्रीका महाद्वीप में है तो इसे बोलना चाहिए कि ये अफ्रीकन कंट्री है, लेकिन इसे अरेबिक कंट्री क्यों बोलते हैं, तो इसके पीछे बहुत लंबा इतिहास है। दरअसल जैसे हमारा जो भारत है, इस पर कई डायनेस्टी ने रूल किया है, ठीक है। कई लोग आए, कई लोगों ने शासन किया इसके ऊपर, मुगलों ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया। सो इजिप्ट पे भी ठीक है भारत की तरह जो है कई डायनेस्टी ने जो है रूल किया है। जैसे कि सबसे पहले इस पर मेसोपोटामिया ने राज किया, उसके बाद पर्शियन अंपायर यहाँ पे रूल किया, उसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर ने यहाँ पे राज किया, उसके बाद जो है रोमन अंपायर आया, ओटोमन अंपायर आया, यहाँ तक कि ब्रिटिश ने भी यहाँ पे रूल किया है, ठीक है। और इसको काफी लेटर और जाके आजादी मिली है, तो अब ये अरब कंट्री के साथ जुड़ गया है, तो इसलिए इसको अरब कंट्री कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा इजिप्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि इजिप्ट के आसपास कौन से देश पड़ते हैं। तो इजिप्ट शेयर बॉर्डर विथ गाजा स्ट्रिप, ठीक है, गाजा स्ट्रिप, पैलेस्टीन एंड इजराइल। तो इस समय का तो ये तो हॉट टॉपिक है, आप लोगों को पता ही होगा पिछले कुछ महीनों में इजराइल और फिलिस्तीन में काफी एयर स्ट्राइक हुई है, ठीक है, जमकर एयर स्ट्राइक हुई है, आप लोगों ने कोरोना काल में देखा ही होगा। तो जस्ट ये देखिए, ये जो है हमारा इजिप्ट है, ये जो है इजराइल के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है और फिलिस्तीन के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। साथ ही में ये गल्फ ऑफ अकाबा यानी अकाबा की खाड़ी, सूडान देश, लीबिया, जॉर्डन, सऊदी अरबिया, इन सभी देशों के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। और इसके पास दो समुद्र भी है, दो समुद्र के तट हैं। एक है रेड सी, ये जो पतला सा आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर एक समुद्र पतला सा, ठीक है, मैं जूम कर दे रहा हूँ, ये है हमारा रेड सी, क्लियर है, ये हमारा रेड सी है जो इजिप्ट का एक भाग है, इजिप्ट का एक जो है यहाँ पे बैंक है, तट है। और दूसरा है मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर, ये जो मैं क्लियर कर दूं, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक इसके ऊपर यहाँ पर मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर है, तो इसके पास दो समुद्र के तट भी हैं, क्लियर है। तो ये रहा एक इजिप्ट के बारे में, मैंने बता दिया कि इजिप्ट है कहाँ, क्योंकि जब तक आप इजिप्ट को समझेंगे नहीं इजिप्ट है कहाँ, तब तक हम कैसे समझ पाएंगे। अगर बात करें इंडिया से इजिप्ट जाएंगे कैसे, तो यहाँ से इंडिया से आप उतरेंगे, ठीक है, बाई शिप, तो यहाँ से आप जो है हिंद महासागर में उतरेंगे, इंडियन ओशियन में, और फिर यहाँ से अरब सागर से होते हुए फिर यहाँ रेड सी, ये पतला सा दिखाई दे रहा है, ये रेड सी से होते हुए इजिप्ट पहुंच जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं कि इजिप्ट के बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं। तो देखिए ये बेसिक सी बातें हैं इजिप्ट के बारे में कि इजिप्ट का जो कैपिटल है, राजधानी है, वो कायरो है, और इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है वो है अब्देल फतेह अल सीसी। इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं एट द प्रेजेंट टाइम मुस्तफा मैडबोली। और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो इजिप्शियन अरबिक है। वैसे ये अरबिक लैंग्वेज से थोड़ी सी चेंज है, ठीक है, इसलिए इसे इजिप्शियन अरबिक बोलते हैं। और यहाँ यहाँ की जो करेंसी है वो इजिप्शियन पाउंड है। वो वाला पाउंड मत समझ लीजिएगा, ब्रिटिश पाउंड तो काफी हाई पे मतलब रेट पे है, लेकिन इजिप्शियन पाउंड उतना ज्यादा रेट पे नहीं है, ठीक है। बात करें यहाँ के रिलीजन की, तो यहाँ पर इस्लामिक रिलीजन जो है सबसे ज्यादा चलता है। लगभग 90% लोग जो है यहाँ पे इस्लामिक है, तो मोस्ट ऑफ द पीपुल इस्लामिक है यहाँ पे, तो इस्लामिक कंट्री है। और जाहिर सी बात है अरबिक कंट्री है, अरब देश है, तो इस्लाम ही चलेगा। अगर बात करें पूरे इजिप्ट की एरिया की, तो इसका जो एरिया है ये अप्रॉक्सीमेट 10 लाख स्क्वायर मीटर है। और बात करें यहाँ की हम लोग पॉपुलेशन की, तो ये 10 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा है। तो ये रहा मॉडर्न इजिप्ट, क्लियर है। ये हमारे प्रेजेंट टाइम का इजिप्ट है, जिसके बारे में मैंने बेसिक सी बातें बता दी हैं आपको। लेकिन हमें इस इजिप्ट से कोई खास लेना देना नहीं है, हमें एंशियंट इजिप्ट पे जाना है, यानी 5000 साल पहले जाना। तो आइए हम अब जानते हैं एंशियंट इजिप्ट के बारे में। तो एंशियंट इजिप्ट वाज अ सिविलाइजेशन ऑफ एंशियंट नॉर्थ अफ्रीका। तो नॉर्थ अफ्रीका में है ये, कॉन्सेंट्रेटेड अलोंग द लोअर रिचेस ऑफ नील रिवर, ठीक है। तो ये नील नदी के तटीय क्षेत्रों पर फैली हुई थी। तो जाहिर सी बात है जितनी भी पुरानी सभ्यताएं हैं और जितने भी पुराने शहर हैं, सब के सब जो है आपको नदी के किनारे ही मिलेंगे, क्लियर है। जैसे मैं बात करूं, सिंधी घाटी सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे थी। ये जो हमारी इजिप्ट की सभ्यता, ये नील नदी के किनारे है। इसके अलावा चीन की जो सभ्यता है वो वांगो नदी के किनारे है, ठीक है। तो मतलब ये है कि जितनी भी आपको प्राचीन सभ्यताएं और प्राचीन बड़े शहर दिखाई देंगे वो नदी के किनारे ही दिखाई देंगे। उसके कई रीजन है,
जैसे कि पहली बात तो ये कि जो एंशियंट इजिप्ट है, इजिप्शियन है, ये लोग जो है कृषि करते थे, तो कृषि के लिए उनको पानी की आवश्यकता होगी, तो पानी का सोर्स जो है इनके पास रहेगा। दूसरी बात ये है कि पीने के लिए भी पानी, तो उस समय इतने हाई प्रोफाइल मतलब सुविधाएं तो थी नहीं कि आप लोग जो है मोटर ले सकते हैं या फिर कोई और तरीका, तो उस समय जो है नदियों के पानी सही काम चलाना पड़ता था। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, सबसे बड़ी चीज ट्रांसपोर्ट, अगर एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो उतने रोड नहीं हुआ करते थे जितने आजकल हैं, यानी आजकल की तुलना में तो बहुत ही कम, समझ लीजिए कि ना के बराबर। क्लियर है? तो उस समय जो है ट्रांसपोर्ट जो है ये नदियों के माध्यम से ही होता था, तो इसलिए जितनी भी पुरानी सभ्यताएं आपको दिखाई देगी वो सब नदियों के किनारे ही पाई जाती थी। बात करें ये सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है, तो ये है 3100 BC, यानी 3100 BC। आप समझिए ये BC क्या है। तो ये जो हम लोग गिनते हैं 2021 चल रहा है, 2020 चला गया, 2020, 21, ये एडी है, ठीक है। ये एडी का फुल फॉर्म होता है आफ्टर डेथ, यानी जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह के मृत्यु के बाद जो चल रहा है वो एडी है। और ईसा मसीह के मृत्यु से पहले जो हमारा ईयर है उसको बोलते हैं बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट। तो एडी में 2000 साल जा चुके हैं, और ये जो घटनाएं हम लोग स्टडी कर रहे हैं ये 3100 BC की है, यानी 2000 प्लस 3100 यानी लगभग 5100, यानी कि 5000 साल से पुरानी की ये सब बातें चल रही हैं, ठीक है। हम लोग जो एंशिएंट इजिप्ट के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, ये सारी की सारी सिविलाइजेशन की जो भी बातें हम करेंगे वो सब बातें 5000 साल पहले की है, ठीक है। अब बात कर लें कि एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन कैसी थी, तो ये काफी रिच थी, ठीक है। देखिए, जैसे भारत को सोने की चिड़िया बोलते हैं, तो इनके पास भी बहुत सोना था, और शायद भारत से ज्यादा ही सोना था, ठीक है। तभी तो इतनी डायनेस्टी आई यहाँ पे। आप सोच के देखिए कि इंडिया पर इतने लोगों ने आक्रमण क्यों किया, क्योंकि काफी यहाँ पे रिच सोसाइटी थी, काफी सोना था यहाँ पे, और बहुत सारे संसाधन थे जिसको लूटा गया, चुराया गया, अलग अलग चीजें की गई, ठीक है। तो वैसे ही एंशिएंट इजिप्ट में भी उनके पास सोना बहुत ज्यादा था, इसीलिए अलग अलग लोगों ने जो है यहाँ पे शासन किया, यहाँ पे जो है काफी लूट की गई, ठीक है। तो जो एंशिएंट इजिप्ट था काफी रिच था, और लिटरेट सिविलाइजेशन था, यानी एजुकेटेड थे ये लोग। एजुकेटेड का मतलब लिखना पढ़ना जानते थे, यहाँ तक कि ये मैथमेटिक्स भी जानते थे, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं कि एंशिएंट इजिप्शियन किस किस चीज में जानते थे, यानी जो प्राचीन मिस्रवासी हैं उनके पास किस किस चीज का नॉलेज था। तो एंशिएंट इजिप्शियन हैड नॉलेज इन फार्मिंग, तो ये जो है किसानी करते थे, कृषि करते थे, और इनसे इनका भोजन होता था। साथ में मैथमेटिक्स, आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। मैं आपको आगे जो है वीडियो में ऐसे ऐसे फुटेज दिखाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये मैथ्स में, आर्किटेक्चर में, इंजीनियरिंग में कितने ज्यादा थे, आगे थे, कि इन्होंने ऐसी ऐसी बिल्डिंग बनाई है, ठीक है, जो आज मॉडर्न टाइम में भी बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे जो है मॉन्यूमेंट बनाए हैं, ऐसे ऐसे जो है यहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई है, ये पिरामिड बनाए हैं, ठीक है, जो मॉडर्न टाइम में भी बनाने में जो है आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग के पसीने छूट जाएंगे, ठीक है। तो समझ सकते हैं कितने आगे थे, लेकिन ये भी एक मिस्ट्री है, ठीक है। यही तो हम लोग का डिकोड करना है। ये जो पूरी सीरीज शुरू की है मैंने एंशिएंट इजिप्ट के ऊपर, ये जो है इसमें यही डिकोड करना है कि जो एंशिएंट इजिप्शियन थे, प्राचीन मिस्रवासी थे, क्या वास्तव में इतने हाई टेक्निकल थे कि उन्होंने पिरामिड बना दिया, इतनी बड़ी बड़ी चीजें बना दी थी, कि वास्तव में कोई और यानी दूसरी दुनिया के लोग थे या उन्होंने मदद की। खैर, उन सब बातें में आगे बात करेंगे, अभी नहीं, अभी हम बेसिक बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, इसके अलावा ये आर्ट्स करते थे, और आर्ट्स का मतलब ये है कि इन्होंने दीवारों पर जो है काफी अपने आर्ट्स दिखाए थे, ठीक है। इन्होंने दीवारों पर चित्रकारी की थी, जिससे हमें पता चलता है कि ये किस किस चीज में माहिर थे। मूर्तियां बनाई हैं, देखिए ये बिल्डिंग्स बनाई है, ठीक है। तो देख ही रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इन्होंने बनाई है उस समय। ये स्टोन बिल्डिंग है, पत्थर से बनी हुई है, और ये जो हमारे मूर्तियां आई ये भी स्टोन वाली हैं, पत्थर की मूर्तियां। तो ये आर्ट्स भी करते थे, स्कल्पचर यानी मूर्ति भी बनाते थे, और मेडिसिन एंड सर्जरी में भी ये थोड़े से एक्सपर्ट थे। हालांकि मॉडर्न टाइम की तरह तो एक्सपर्ट नहीं है, बाईपास सर्जरी, न्यूरो सर्जरी तो नहीं कर सकते, लेकिन बेसिक सर्जरी उन्होंने की है। क्योंकि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो जो वहाँ पे स्केल्टन प्राप्त हुए, जो इंसान के कंकाल प्राप्त हुए, उन कंकालों को जब देखा गया तो पता चला कि उन कंकालों की सर्जरी हुई है, ठीक है, और उन पर मेडिसिन का यूज हुआ है। तो पता चला कि ये लोग सर्जरी भी करते थे, किसी का हाथ पैर टूटने पर या बड़ा घाव लगने पर ये सर्जरी भी कर देते। इसके अलावा इनके पास वेपन्स भी थे, यानी ये वेपन बनाते भी थे और वेपन का यूज भी करते थे। तो यहाँ तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर जो है इनके पास तीर धनुष था, ठीक है, ये मेस है, ठीक है, और यहाँ पे ये कुछ टांगी टाइप का, ये देखिए यहाँ पे भाला है, और ये यहाँ पे शील्ड है। इसके अलावा इनके पास चैरियट भी था, रथ, ठीक है। तो ये हालांकि रथ होना बहुत बड़ी बात है, क्लियर है। इसका मतलब ये कि ये युद्ध भी लड़ा करते थे। ये सब चीजें तो आप लोग जो है
किसी भी सिविलाइजेशन में देख सकते हैं डिफेंस के लिए, लेकिन एक चैरियट होना, एक रथ होना, ये प्रूफ देता है कि ये लोग जो है लड़ते भी थे, यानी कि युद्ध भी लड़े हैं एंशिएंट इजिप्ट में। क्लियर है? तो ये रही कुछ बात एंशिएंट इजिप्ट की। अब जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर आते हैं कि ममी क्या है, क्यों बनाई गई, कैसे बनाई गई, सब कुछ डिटेल में जानेंगे, डिकोड करेंगे। सो आइए देखते हैं कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ममी क्या है, ठीक है, कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मम्मी है क्या। और ममी इज अ डेड ह्यूमन और एन एनिमल विच डेड बॉडी हैव बीन प्रिजर्व्ड बाय स्पेशल मेथड्स। यानी कि जो ममी है वो किसी इंसान या जानवर का एक मृत शरीर होता है जिसको कुछ स्पेशल मेथड से, विशेष विधियों द्वारा सुरक्षित कर लिया जाता है। क्लियर है? यानी कुछ स्पेशल मेथड जो है, कुछ विशेष विधियां थी जिनको प्राचीन मिस्रवासी यूज करते थे किसी के शरीर को लंबे समय तक बचाने के लिए, क्योंकि शरीर में जैसे ही इंसान मरता है तो शरीर जो है डीकम्पोज होने लगता है, बैक्टीरिया वायरस के कारण डीकम्पोज होकर वो नष्ट हो जाता है। लेकिन जो प्राचीन मिस्रवासी है, एंशिएंट इजिप्शियन है, उन्होंने कुछ ऐसा स्पेशल मेथड यूज किया जिससे कि मरने के बाद भी इंसान या जानवरों के शरीर सड़ने नहीं देते थे, वो लोग नष्ट नहीं होने देते थे। तो इन बॉडीज को बोलते थे ममी। अच्छा, जो स्पेशल मेथड ये लोग यूज करते थे उसको बोलते हैं हम लोग ममीफिकेशन। क्लियर है? यानी ममीफिकेशन के द्वारा ही वो जो है किसी भी बॉडी को प्रिजर्व करते थे, यानी कि सुरक्षित रखते थे। तो बात करते हैं कि ममीफिकेशन होता कैसे था। तो इसके जो है कुछ स्टेप है, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो देखिए, किसी भी इंसान के मरने के बाद उसमें करते क्या थे, तो रिमूव, सबसे पहला स्टेप था रिमूव ऑल ऑर्गन एक्सेप्ट हार्ट। यानी कि उस इंसान के शरीर से मैक्सिमम जो ऑर्गन से निकाल दिए जाते थे, जैसे कि इंटेस्टाइन हो गया, किडनी, लीवर, लंग्स, इन सब चीजों को निकाल लिया जाता था, लेकिन दिल को, हार्ट को नहीं निकाला जाता था। क्योंकि एंशिएंट इजिप्शियन, ठीक है ना, ये मानते थे, वहां के लोग ये मानते थे कि जो इंसान की सारी भावना है, संवेदना है, उसकी सोचने समझने की क्षमता है, वो दिल में रहती है। वो दिमाग का उतना इंपॉर्टेंस नहीं समझते थे, वो दिल को ही मानते थे कि दिल ही जो है पूरे बॉडी का एक सेंटर पार्ट है और सारी की सारी फीलिंग यहीं पे रहती है। इसीलिए ये जो है हार्ट को छोड़ के बाकी सभी ऑर्गन को निकाल लिया करते थे। उसके बाद क्या है कि बॉडी डिप, सेकेंड पार्ट, कि बॉडी डिप इन सॉल्ट फॉर अप्रॉक्सीमेट 40 डेज, यानी लगभग 40 दिनों के लिए ये उस बॉडी को नमक के अंदर दबा के रखते थे। ठीक है, नमक के एक ढेर में उसको दबा के छोड़ देते थे, एकदम डिप कर देते थे। इससे क्या होता था कि जो बॉडी के अंदर लिक्विड होता है, ठीक है ना, जो मॉइस्चराइजर होगा, उसका वाटर होगा, जो भी लिक्विड होगा, जो तरल पदार्थ बॉडी के अंदर रहेंगे, वो सभी के सभी बाहर निकल जाएंगे। और जब यहां से बॉडी निकाली जाती थी तो बॉडी एकदम सूख जाती थी। ठीक है, यानी बॉडी में एकदम कहीं लिक्विड रहता ही नहीं था, बॉडी एकदम सूख जाती थी। क्लियर है? उसके बाद क्या करते थे, तो ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, थर्ड पार्ट, लेयर्ड बाय द केमिकल्स। यानी इनके पास कुछ स्पेशल केमिकल्स थे, कुछ ऐसे रसायन थे जिससे इसको लेयर करते थे, पूरा लेप, पूरी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स थे जिससे उनको लेप लगाते थे। ठीक है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बता दूं कि इनके पास जो केमिकल था वो किससे बनता था, तो कीमिया से बनता था। और कीमिया क्या है, तो वहां नील नदी के पास एक काले रंग की मिट्टी पाई जाती है जिसका नाम है कीमिया। ठीक है, तो उस कीमिया मिट्टी को लेकर उसमें कुछ और चीजें भी मिलाई जाती थी और उससे एक केमिकल बनाया जाता था, तो उस केमिकल से पूरी बॉडी पर लेप लगाया जाता था। ठीक है, और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बता रहे हैं, और वो तो सबको पता भी होती है कि सबसे पहला केमिकल ऐसा माना जाता है कि यही बनाया गया है मिस्र में, इजिप्ट में, और वो बनाया गया था कीमिया से। तो कीमिया नाम से ही एक ब्रांच शुरू हुई जिसका नाम है केमिस्ट्री, और उम्मीद है आप सब लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी ही होगी। तो चलिए, बॉडी पर पूरा केमिकल लेयर लग गया, ठीक है ना, यानी कि रसायन का लेप लग गया। उसके बाद क्या करते हैं, तो उसके बाद प्लांट रेजिन एज लेयर, यानी कि उसके बाद क्या करते हैं, तो बॉडी के ऊपर जो है, जो पेड़ है उसकी जो रेजिन है उसको लगाते हैं। अब पेड़ का रेजिन क्या होता है, तो कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको काटेंगे तो उसमें से कुछ तरल और चिपचिपा पदार्थ निकलता है, ठीक है ना, गम जैसा, ठीक है, फेवी गम जैसा कुछ चिपचिपा सा एक लिक्विड निकलता है, तो वो चिपकाने के काम आता है। तो उसी लिक्विड को, चिपचिपे लिक्विड को पूरी बॉडी पर लगा देते थे। क्लियर है? उसके बाद क्या करते थे, तो कवर्ड बाय लॉन्ग स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथेस। तो इस फुटेज में आपको साफ दिख रहा है कि ये जो इंसान का ममी है, ठीक है, बॉडी है, इस पर कुछ कपड़े लपेटे गए हैं पतले पतले। ठीक है, तो ये प्लांट रेजिन यानी कि समझ लीजिए गोंद,
गम लगाने के बाद, गोंद लगाने के बाद क्या करते थे, तो कपड़े से इस पूरी बॉडी को ढक दिया था। जैसे इसमें दिख रहा है आप लोगों को फोटो में, ठीक इसी प्रकार लंबे लंबे कपड़े रहते थे, पतले पतले लंबे लंबे कपड़े, ठीक है, पट्टी से बोलते हैं, उसी पट्टी से पूरी बॉडी को ढक दिया जाता था। क्लियर है। उसके बाद क्या करते थे कि दिस ममी कीप इन स्पेशल कॉफिन्स, यानी कि स्पेशल कॉफिन्स, कॉफिन्स ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्लियर है, जिसमें ये मम्मी रखी हुई है। तो कुछ स्पेशल कॉफिन्स थे, उसमें ले जाकर इस मम्मी को बंद कर देते थे। और ये स्पेशल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कॉफिन्स अलग अलग तरह के थे। राजा, जो वहां के राजा थे, जिसे फेरोज बोलते हैं, ठीक है, उनका कॉफिन अलग था। ये एक फेरोज का कॉफिन है जो मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, यानी वहां के किंग का कॉफिन है। और वहां की क्वीन का कॉफिन अलग है, ठीक है। और यदि वहां का कोई सेनापति मरता है तो उसका कॉफिन अलग होगा, यदि कोई आम आदमी मरता है तो वहां कॉफिन अलग होगा। यानी कि आप उसके कॉफिन को, यानी ताबूत को देख के ही ये बता देंगे कि ये जो ताबूत है ये किसी राजा का है या रानी का है या आम इंसान का है। इसलिए सबका जो ताबूत था वो अलग अलग डिजाइन से बनाया जाता था। और साथ में इससे सोने की कोटिंग भी है, देख रहे हैं आप लोग, तो सोने तो उनके पास कमी थी नहीं। अब बात करते हैं कि इसे अब रखा कहाँ जाता था। तो इतना सब करने के बाद, कॉफिन में, ताबूत में बंद करने के बाद, इसको प्लेस्ड एट एक्सट्रीम कोल्ड, क्योंकि हमें इन लोगों क्या करना था कि इस मम्मी को सड़ने से बचाना था। तो इस मम्मी को एकदम ठंडे स्थान पर रखते थे, जहां पर लैक ऑफ एयर, यानी हवा की बहुत ही कमी, हवा लगभग थी ही नहीं, और ह्यूमिडिटी बहुत कम होती थी। यानी कि देखिए ह्यूमिडिटी क्या होती है, तो हवा में जो नमी होती है, ठीक है, जिसे बोलते हैं आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, वो जहां भी होती है वहां पर बैक्टीरियल रिएक्शन बढ़ जाता है, यानी जीवाणु जो है वो ज्यादा क्रिया करते हैं, तो बॉडी जल्दी सड़ेगी। तो इस बॉडी को ऐसी जगह रखा जाता था जहां ह्यूमिडिटी बहुत कम होगी, यानी ड्राई कंडीशन, सूखी जगह पर रखा जाता था, जहां पर पानी की मात्रा बिल्कुल 9 के बराबर हो, ठीक है। तो एकदम ठंडी जगह पर रखा जाता था, जहां हवा ना हो, जहां पानी और नमी ना हो, एकदम सूखा हो, वहां पे इस मम्मी को ले आके रख दिया जाता था। तो इतना सब करने पर मम्मी बनती थी, और ये मम्मी जो है हजारों हजारों साल तक जो है चलती थी। और अब खुदाइयों में जो है ये मम्मी प्राप्त होती है, ठीक है ना, हम लोगों को मिलती है, यानी आर्कोलॉजिस्ट को ये प्राप्त होती है और इसके ऊपर स्टडी चलती है। क्लियर। अभी कुछ दिन पहले एक मम्मी प्राप्त हुई है, उसका एक्सरेज कर रहे हैं, देखते हैं क्या डिटेल सामने आती है। तो आगे बढ़ते हैं, तो बात करेंगे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ममीज, यानी ममीज बनाई क्यों जाती थी। चलिए, ममीज के लिए इतना इन्होंने मेहनत किया, काफी मेहनत किया, मम्मी बनाई, लेकिन इतना मेहनत कोई तो विशेष कारण रहा होगा। तो जो रिसर्चर्स हैं वो 3 कारण बताते हैं इसका। पहला तो बताते हैं टू गेट हेवन। तो ये तो बहुत बेसिक बात है, हर धर्म का जो है अपना एक रूल होता है। जैसे हिंदू धर्म की बात करें, चूंकि मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूं, तो जैसे हिंदू धर्म में माना जाता है कि यदि उसको अग्नि दी जाए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से उसका जो है अग्नि में दाह संस्कार किया है, तो उसकी आत्मा जो है स्वर्ग को प्राप्त होगी, हेवन प्राप्त होगी। तो रिसर्चर ने कहा हो सकता है कि मिस्रवासी भी ऐसा मानते हो कि इस मेथड से, यानी ममीफिकेशन से, यदि हम किसी को दफनाएं, ठीक है, तो उसकी जो सोल है, उसकी जो आत्मा है, वो स्वर्ग को मिल जाए। दूसरे रिसर्चर ने क्या कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो मिस्रवासी थे ये आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। आफ्टर लाइफ यानी ये मानते थे कि ये मम्मी मरी नहीं है, इंसान मर गया है, लेकिन ये इंसान मरने के बाद भी जगता है रात को या फिर कभी कभी। सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन अब रिसर्चर ने बताया है कि ऐसा मानते थे वो लोग। तो इन्होंने कहा कि इसीलिए उसकी बॉडी को एकदम सेफ रखा जाता था, क्योंकि ये मानते थे कि जो हमारा राजा मरा है वो रात को उठेगा, ठीक है, और उसके लिए एक विशेष चैम्बर भी बनाया जाता था, उसको ले जाकर वहां पे रखा जाता था। मैं आगे बात करूंगा कि कहाँ रखा जाता था। तो उसको ले जाके वहां पे रख दिया जाता था मम्मी को। तो ऐसा ये लोग मानते थे कि मम्मी रात को उठती है और अपना सारा घूमती फिरती है और फिर आकर उसी कॉफिन में सो जाती है, ठीक है। सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन जो भी है, जो रिसर्चर ने बताया है, मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा, रीलाइफ, ठीक है। रीलाइफ का मतलब होता है पुनर्जीवन। कुछ रिसर्चर ने यह कहा कि हो सकता है कि मिस्रवासी ये मानते हो कि ये जो मम्मी है ये दोबारा जिंदा होगी, और ये बात कुछ सही भी लगती है, और इसको ज्यादा लोग मानते भी हैं कि वो लोग ऐसा सोचते होंगे, ठीक है। वास्तव में तो पुनर्जीवन है कि नहीं ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन वो मानते थे कि ये मम्मी पुनः जिंदा होगी। यानी अभी तो मर गया इंसान, हमारा राजा मर गया, ठीक है, तो राजा की आत्मा चली गई, लेकिन इस बॉडी को वो लोग सुरक्षित रखते थे, प्रिजर्व करके रखते थे, ठीक है, लंबे समय के लिए, क्योंकि इनका मानना था कि ये जो राजा की आत्मा है, जो हमारे किंग का सोल है, वो वापस आएगा और ये मम्मी जिंदा होके वापस चली आएगी, ठीक है। तो ये 3 पर्पस बताए जाते हैं कि ये 3 कारणों के कारण जो है, 3 जो है पर्पस के लिए
मिस्रवासियों ने मम्मी बनाई होगी। अब आप लोगों के ऊपर है, आप कमेंट करके बताइए मुझे कि आपको क्या लगता है कि स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए मम्मी बनाई जाती है, या फिर मरने के बाद भी वो जिंदा रहते हैं उसके लिए बनाई जाती है, या फिर पुनर्जीवन के लिए मम्मी को बनाया जाता है। आप कमेंट पे मुझे अपनी राय दीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग क्या सोचते हैं मम्मी के बारे में, कि मम्मी क्यों बनाई जाती है। क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे इस वीडियो का सबसे लास्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, द कर्स ऑफ द फेरोज और मम्मी। देखिए मम्मी का, हम मम्मी के कर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ फेरोज क्या आया, तो बस सिंपल सी बात यह है कि जो वहां के किंग है उनको फेरोज बोलते थे वहां पे, ठीक है ना। तो फेरोज को ही ज्यादातर मम्मी जो है फेरोज की बनाई जाती थी, क्योंकि हर इंसान का मम्मी बनाना पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि मम्मी जो बनाना एक लंबा मेथड है। तो खासकर जो मम्मी है वो फेरोज की बनाई जाती थी। तो यहां बात करना है कि ये कर्स क्या है, कर्स मतलब कैसा श्राप है मम्मी का, ठीक है, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और पूरे वर्ल्ड मीडिया ने इसे कवर किया, ठीक है। पूरे वर्ल्ड का एक फेमस टॉपिक था अपने जमाने का, तो बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले यह है कि द कर्स ऑफ द ममी इज अ कर्स टू एनीवन हु डिस्टर्ब द ममी ऑफ एंशिएंट इजिप्शियन। यानी कोई भी यदि एंशिएंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र की ममी को डिस्टर्ब करेगा तो उस पर एक श्राप लग जाएगा। क्लियर है? और द कर्स इज क्लेम टू बी कॉज बैड लक, इलनेस और डेथ। यानी ये मानते थे कि इस मम्मी को यदि आप छेड़ेंगे, परेशान करेंगे, खोद के बाहर निकालेंगे, क्लियर है, तो आपका बैड लक शुरू हो सकता है, आपके साथ बुरी चीजें होंगी, आप बीमार पड़ सकते हैं और आप मर भी सकते हैं। इतना जो है इस पर श्राप लगा हुआ है। और साथ में यहां पे लिखा है कि दिस कर्स विच डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन थीव्स एंड आर्कियोलॉजिस्ट। यानी कि यदि आप चोरी करने जा रहे हैं, क्योंकि मम्मी के आसपास सोना भी रखा होता था, तो कुछ लोग चोरी करने आते थे, तो चोरों के ऊपर तो ये कर्स लगेगा ही लगेगा। और यदि कोई रिसर्चर है, बेचारा रिसर्च करने जा रहा है नॉलेज के लिए, तो उसके ऊपर भी ये श्राप लग जाएगा, क्योंकि ये जो श्राप है, मम्मी का श्राप है, ये डिफरेंस नहीं समझता है कि आप चोर हैं कि आप रिसर्चर हैं, आर्कियोलॉजिस्ट है। कोई भी इंसान अगर इस मम्मी को जो है डिस्टर्ब करेगा तो उसके ऊपर श्राप लग जाएगा, ठीक है। अब ये बात रही कि ये श्राप है, क्लियर है। अब ये श्राप जो है, ये कर्स असली है कि झूठ है कि अफवाह है, बात करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये देखिए आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, ये जो इंसान है इनका नाम है हावर्ड कार्टर। तो इन्होंने 1922 में सबसे पहले जो है एक मम्मी की खोज की थी, ठीक है। और इस मम्मी का नाम है तूतनखामेन, ठीक है। ये किंग थे यहाँ के, तूतनखामेन। इनकी मम्मी को डिस्कवर किया था, ठीक है। और ये इनकी पूरी टीम दिखाई दे रही है, काफी अच्छी टीम है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि इसकी मम्मी के खोज के कुछ ही सालों में इनकी मौत तो हुई, और साथ में इस टीम के सदस्य के लगभग 30 लोगों की मौत हो गई, और वो भी रहस्यमयी तरीकों से, ठीक है ना। यानी कोई कारण नहीं पता था कि मौत क्यों हुई। बात समझ रहे हैं कि इस मम्मी के खोज के बाद काफी फेमस हुए थे ये हावर्ड कार्टर, क्योंकि एक पूरी नई सभ्यता की खोज की थी, मम्मी की खोज की थी इन्होंने, ठीक है, तूतनखामेन का। तो इसके बाद क्या है कि इनकी तो मौत हुई, साथ में इनके फ्रेंड की और इनके जितने भी ये जो काम करने वाले लोग थे, इसमें 30 लोगों की, ठीक है, सभी की तो नहीं हुई थी लेकिन लगभग 30 लोगों की। और यहां तक कि इनमें जो काम किए थे, जो लोग इनका साथ दिए थे, उनके रिलेटिव्स की भी मौत हो गई, उनके घर पे उनके जो है सगे संबंधियों की भी मौतें हुई, ठीक है। तभी से ये पूरे वर्ल्ड में छा गया, और यहां से शुरू होता है तूतनखामेन का श्राप। पूरे वर्ल्ड मीडिया ने, पूरी दुनिया ने जो है इस बात को, इस खबर को पूरे आग की तरफ फैलाया, ठीक है। और काफी फेमस टॉपिक रहा, ठीक है। एक के बाद एक मौतें होती जा रही थी, और पूरे वर्ल्ड में जो एकदम मतलब क्रेज हो गया था, एकदम हॉट टॉपिक था उस समय का। लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रहा, क्योंकि ये बात बहुत पुरानी है, 1922 की जो है ये रिसर्च है। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मॉडर्न टाइम आया, मेडिकल साइंस आगे हुआ, तो रिसर्चर ने काफी सोचा समझा और इसका एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने कहा कि श्राप वाप कुछ नहीं है भैया, हुआ ये था कि मम्मी जो है वो है क्या, बॉडी है, और बॉडी को जो है काफी स्पेशल मेथड से इस ताबूत के अंदर बंद कर दिया गया। अब वो बॉडी सड़ रही होगी लंबे समय से, ठीक है। तो अंदर ऐसे ऐसे बैक्टीरिया वायरस उसमें एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ऐसे ऐसे बैक्टीरिया वायरस उत्पन्न हो गए होंगे जिनके बारे में कोई नहीं जानता है। अब जिन जिन लोगों ने वहां पर काम किया, इस ममीज को खोला, उनको क्या है कि उनको इन्फेक्शन लग गया। जैसे कोरोना इन्फेक्शन है ना, टच करते ही नाक से घुस जाता है, ठीक है। तो वैसे ही ममीज जब ओपन हुई तो उसके आसपास जो भी था, ठीक है, उसको ये इन्फेक्शन लग गया, ठीक है।
और उसके बाद वो इंसान बीमार रहने लगा और धीरे धीरे रहस्यमयी तरीके से उसकी मौत हो गई। हालांकि वो मौत बीमारी के कारण थी, लेकिन उस समय मेडिकल साइंस इतना आगे था नहीं, तो उन्होंने बीमारी का कारण पता नहीं लगा पाया, तो उनको लगा कि ये श्राप है इसलिए मर रहा है। लेकिन रियलिटी में ये क्या है, साइंस है, यानी कि वो बीमार होकर मर गए, फंगस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, इनके कारण मौत हो गई थी, कोई श्राप वोप नहीं है। हालांकि अभी भी, लेकिन अच्छा, ये जब रिसर्च ये की गई कि ये श्राप नहीं, ये वायरस है, बैक्टीरिया है, एक बीमारी है, तो काफी लोगों को जो है राहत भी महसूस हुई, ठीक है, और बाकी लोगों ने सपोर्ट भी किया। लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि नहीं, मम्मी में श्राप है, ठीक है, मम्मी को डिस्टर्ब नहीं करना है, क्लियर है। और अब तो वहाँ की गवर्नमेंट भी जो है मम्मी को डिस्टर्ब नहीं करने देती है। मिस्र की जो गवर्नमेंट वो भी कहती है कि ना भैया रहने दो, हमें रिस्क नहीं लेना, क्या पता हमारे देश पे ही कोई आफत आ जाए, क्लियर है। तो चलिए, अभी क्या है कि मैं एक खबर बता रहा हूं आप लोगों को कि ये बीबीसी का आर्टिकल है, लास्ट गोल्डन सिटी फाउंड इन इजिप्ट रिवेल्स लाइव ऑफ एंशिएंट फेरोज। यानी कि ये खबर अप्रैल महीने की है, इसी 2021 की। तो एक और जो है नई सिटी खोजी गई है यहाँ पर, एक लग्जर वहाँ पे एक सिटी है, उसके पास जो है एक लास्ट गोल्डन सिटी डिस्कवर किया गया है। और इसके ऊपर स्टडी अभी तो खोजा गया है, तो डिटेल स्टडी चलेगी और इससे पता चलेगा कि वहाँ के जो फेरोज है वे कैसे रहा करते थे। और इसको किसने खोजा है, तो ये है फेम्ड इजिप्टोलॉजिस्ट जाही हवास, ठीक है, जाही हवास नाम के एक इजिप्टोलॉजिस्ट है। आप यहाँ पे एक बात बता दूं मैं आपको कि ये इजिप्ट की स्टडी जो है काफी इतना बड़ा एक मतलब मुद्दा है कि एक पूरी ब्रांच बना दी गई है इजिप्टोलॉजी, इस पे पढ़ाई होती है इजिप्टोलॉजी पर, ठीक है। और ये जाही हवास है, ये इजिप्टोलॉजिस्ट हैं, क्लियर है। तो इन्होंने जो है फेम्ड इजिप्टोलॉजिस्ट जाही हवास अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ द गोल्डन सिटी नियर लग्जर, ठीक है, यानी लग्जर के पास जो है एक गोल्डन सिटी को खोजा है। अब देखना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जाही हवास के साथ क्या होता है। हालांकि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं कि मम्मी का श्राप असली है कि नकली है, ठीक है, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं। लेकिन अब ये खोज इसी साल की है, अब देखना है कि जाही हवास और उनके साथियों के साथ कुछ बुरा अगर होगा तो हम लोग भी मानेंगे कि हाँ मम्मी का श्राप कुछ होता है, और यदि कुछ नहीं होता है तो हम भी मान लेंगे कि उस समय मेडिकल साइंस इतना आगे नहीं था, इसलिए इन सभी लोगों की मौत जो है बीमारी के कारण हुई। अब मेडिकल साइंस आगे है, क्लियर है, इसलिए हो सकता है कि जाही हवास को कुछ ना हो। खैर देखते हैं आगे क्या होने वाला है, वो तो वक्त ही बताएगा। इस वीडियो में तो इतना ही। इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ मम्मी के ऊपर स्टडी की, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम स्टडी करेंगे पिरामिड के ऊपर, और वो स्टडी काफी इंटरेस्टिंग और काफी जो है स्ट्रेंज भी है, ठीक है ना। पहले मैं इसका थंबनेल दिखा दूं अपने नेक्स्ट पार्ट का, तो ये है द सीक्रेट्स ऑफ इजिप्ट पार्ट 2 बाय कौशल आनंद सिंह, और इसमें हम बात करेंगे पिरामिड कंट्रोवर्सी के बारे में। इस दुनिया की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, 21वीं सदी के सबसे बड़ा एक विवाद बन के रह गया ये कि पिरामिडों को किसने बनाया है, मिस्र वासियों ने बनाया है, एंशिएंट इजिप्ट वालों ने बनाया है, या फिर एलियंस ने बनाया है। यानी इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रश्न, क्या पिरामिड को एलियंस ने बनाया था, इसको हम रिवेल करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। और मैं दावे से बोल रहा हूं कि नेक्स्ट पार्ट में ऐसे ऐसे मैं जो आपको प्रूफ दिखाऊंगा जो एलियन को पिरामिडों से जोड़ेंगे, ठीक है ना। और उन प्रूफ्स को देख के आपके पैर के नीचे से जमीन भी खिसक सकती है, ठीक है। सुनने में थोड़ा ज्यादा लग रहा है, लेकिन आपको ऐसा मतलब देख कर लगेगा, ठीक है ना। मतलब ऐसे ऐसे साबूत, ऐसे ऐसे प्रूफ है कि आप मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि हाँ एलियंस ने ही जो है पिरामिडों को बनाया है। तो खैर अभी के लिए तो बस इतना कर सकते हैं कि हम नेक्स्ट पार्ट में जो है इसको एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। और उसके नेक्स्ट पार्ट जब आएगा तो उसके एंड में ये बात करेंगे कि किसने बनाया है, कैसे बनाया है, ठीक है, सब बात करेंगे। लेकिन ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम बात करेंगे पिरामिड कंट्रोवर्सी के बारे में। तो आज की वीडियो में तो सिर्फ हम लोगों ने मिस्र की ही बात की, लेकिन सिर्फ मम्मी से रिलेटेड बात की, ठीक है ना, मम्मी के बारे में बात की। तो आज का वीडियो सिर्फ एक ट्रेलर सा समझ लीजिए। मिस्र की शुरुआत हुई है, मिस्र देश के बारे में हमने जाना, फिर मम्मी के बारे में जाना और मम्मी के श्राप के बारे में जाना। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पिरामिड्स के ऊपर। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।